आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। कल हमने देखा था माध्यमिक परीक्षा 2022 का प्रश्न पत्र। उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बड़े रह गए हैं, उनको अगले वीडियो में अगले कालांश में हम करेंगे। आज उनसे पहले हम देख लेते हैं माध्यमिक परीक्षा के छोटे प्रश्न। माध्यमिक परीक्षा 2023 के प्रश्न पत्र के छोटे प्रश्न हम देख रहे वाले आज, रिक्त स्थान वाले और ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो पहला प्रश्न है हमारा, 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है। ये कह रहा है अभाज्य गुणनखंड की जो घातें आएगी उनका योगफल क्या है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 196 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग 9 बार, 8 बार, 2 का भाग जाएगा 49 बार, 2 का भाग नहीं जाएगा। 49 में किसका भाग जाएगा, देखो 2 का नहीं जाएगा तो 3 का भाग, अंकों का योग 13 हो रहा है, 3 का नहीं जाएगा, 4 का, 5 का, 6 का, किसी का नहीं जा रहा है। किसका जाएगा, सीधा 7 का भाग जाएगा 7 बार। तो हम यहाँ देख रहे हैं हमें प्राप्त हो रहा है 2 की घात 196, 2 की घात 2 गुणा 7 की घात 2 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ घातों का योग क्या हो रहा है, 2 + 2 4 प्राप्त हो रहा है। यानी 2 और 7 अभाज्य संख्या हैं। अभाज्य संख्याओं की घातें क्या है, 2 2 है, इनका योगफल क्या आ रहा है, 4। तो हमारा यहाँ कौन सा उत्तर राइट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्विघात, यदि द्विघात समीकरण के मूल समान है तो k का मान क्या होगा। यहाँ मूल हमें दे रखे हैं समान। मूल समान का मतलब हमारे पास जो विविक्त कर है वो क्या हो जाएगा, d 0 हो जाएगा। यानी d बराबर b² - 4ac 0 के बराबर होगा, तभी है वो मूल समान होंगे। तो यहाँ b का मान है -k और स्क्वायर 4a का मान है 1 द्विघात समीकरण मानक रूप से तुलना करने पर, और c का मान है 4। किसके बराबर है ये, 0। अब इसको सरल करते हैं, k का स्क्वायर -k का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर -4 और 1 का गुणा 4 और 4 और 4 को गुणा 16 बराबर 0, या k स्क्वायर बराबर 16। तो k बराबर क्या बच जाएगा, √16 करेंगे, और √16 आप जानते हैं क्या होता है, +- 4 होता है। तो कौन से ऑप्शन में है ऐसा, चौथे ऑप्शन में है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी है। हमने कहा था कि जब भी आपको y अक्ष से पूछे तब x निर्देशांक बता दीजिए, और x अक्ष से पूछे तो y निर्देशांक बता दीजिए। तो यहाँ x निर्देशांक क्या है, 3 है। तो y अक्ष से कितनी दूरी होगी, y अक्ष से इस बिंदु की दूरी होगी 3 इकाई होगी। प्रश्न है अगला, समीकरण 3x + 2y = 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है। कह रहा है कि यहाँ पर अगर कौन से मान रखे जाएं तो ये दोनों पक्ष बराबर हो जाए। तो यहाँ हम ऑप्शन से करेंगे। देखो यहाँ x की जगह 1 रखें और y की जगह 4 रखें, तो 4 × 2 8 और 3 × 1 3, 3 और 8 कितने हो जाते हैं, 11। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वही इसको संतुष्ट कर रहा है। बाकी वाले देख लें, 2 और रखने पर, x की जगह 2 रखने पर 6 और y की जगह 3 रखने पर ये भी 6, 6 और 6 12 होते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इस तरह से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण के विविक्त कर का क्या होगा। विविक्त कर यानी d क्या होगा, d हम जानते हैं b² - 4ac होता है। यहाँ हमें दे रखा है b की जगह 10, 10 का स्क्वायर -4, a का मान दे रखा है 3√3 और c का मान दे रखा है √3। 10 का स्क्वायर 100 माइनस, देखो √3 और √3 का गुणा 3, 3 और 3 का गुणा 9, 9 और 4 का गुणा 36, घटाएंगे तो क्या आया, 64 आया। तो कौन से ऑप्शन में राइट है,
चौथे ऑप्शन में ऐसा है। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि 18ab-3 समांतर श्रेणी में है अर्थात AP है ये, तो a+b का मान क्या होगा। यहाँ पर हमें a और b दोनों का मान ज्ञात करना है, फिर इनका योग ज्ञात करना है। तो यहाँ a दे रखा है, an दे रखा है, चौथा पद दे रखा है, 1 2 3 4 पद दे रखे हैं। तो nवा पद ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे। ये चौथा पद दे रखा है, पहला पद दे रखा है 18 और फिर प्लस 4 माइनस 1 और d कितना है हमारा नहीं पता, तो d ज्ञात करेंगे। चौथा पद दे रखा है -3, 18 प्लस 3d। इसको और सरल करते हैं, -3 -18 बराबर 3d। -3 और 18 कितने हो जाते हैं, -21 बराबर 3d। तो d बराबर क्या आ जाएगा, -7। तो सार्वंतर हमारा -7 आता है, अर्थात a का मान क्या हो जाएगा, देखें a का मान 18 में से 7 घटाएंगे, जोड़ेंगे माइनस के साथ। 18 में सार्वंतर माइनस के साथ जोड़ने पर तो क्या आ जाता है 11। तो a का मान 11। इसी प्रकार 11 में -7 जोड़ने पर हमारा उत्तर आ जाएगा 4। तो b का मान 4। 4 और 11 कितने हो जाते हैं 15। तो ऐसा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, 3 sec 45 डिग्री cos 45 डिग्री का मान क्या होगा। बहुत आसान प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न में हमें क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि 3 sec 45 डिग्री cos 45 डिग्री, तो हम जानते हैं 3 sec 45 1/sec 45 हो जाएगा cos, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि cos थीटा बराबर क्या हो जाता है 1/sec थीटा। तो हम यहाँ 1/sec थीटा रखेंगे तो sec 45 अंश में हर में कट जाएगा, तो उत्तर क्या आ जाएगा 3। तो इसका मान क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है, वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से दुगनी होती है। ये वृत्त है और वृत्त में वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी होती है। ये मान लो हमें यहाँ वृत्त का केंद्र है और केंद्र से परिधि को मिलाएं तो ये त्रिज्या बन जाती है। प्रश्न में कहा गया है कि वृत्त की त्रिज्या से दोगुनी है जीवा, वो होता है व्यास। तो सबसे बड़ा जीवा है वृत्त के अंदर वो कौन होती है, उसे हम व्यास भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है तो वृत्त की परिधि क्या होगी। इसमें आपको दे रखा है वृत्त की त्रिज्या, परिधि ज्ञात करनी है। परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr और 2 गुणा पाई का मान आप जानते हैं 22/7, आर का मान 3.5, 7 का भाग 3.5 में देने पर 0.5 और इनको जब सरल करेंगे 22 और 2 का गुणा 44 0.5। इसको और सरल करते हैं, 5 का गुणा 4 से तो 20, हासिल के 2, 5 का गुणा 4 से 20 और 2 22। एक अंक के बाद में दशमलव लगाना है तो क्या आ जाएगा 22.0 अर्थात 22 सेमी। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना, दूसरा। इस तरह से अगला प्रश्न है हमारे पास, बंटन 3 5 7 4 2 1 4 3 और 4 का बहुलक है। इसका बहुलक क्या है, बहुलक का मतलब
सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई हुई दिख रही है हमें? देखो 3 है, वो 2 बार आया हुआ है। 5 एक बार है, 7 एक बार है, 4 3 बार है। तो 1 2 और 3, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 4। अगला प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? हम जानते हैं एक पासे पर अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6। प्रश्न कह रहा है कि 4 से बड़ा अंक, तो 4 से बड़े अंक एक ही पासा है, पासे को फेंकना है एक बार, तो उस पर 4 से बड़े अंक क्या आ रहे हैं? 5 और 6। 2 अंक आ रहे हैं, टोटल अंक है 6। सरल करते हैं तो क्या आएगा? 1/3। तो कौन सा राइट हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 95 और 152 का महत्व समावर्तक एचसीएफ ज्ञात करना है। हम जानते हैं एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके उसमें से उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड बताते हैं। जैसे कि यहाँ हम इसको हल करें तो इस तरह से कर सकते हैं। 95 और 152 है, 94 और 152 के करने चाहें तो और 152 95 में देखो 2 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई का अंक 5 है। 3 का भाग 9 और 5 का योग 14 होता है। 3 का भाग जाएगा नहीं, तो किसका जाएगा? 5 का जाएगा। 5 का एक बार, 4 फिर 5 45, 45 में 9 बार। 19 में हमें जानते हैं 19 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 19 में केवल 19 का भाग जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 का भाग देते हैं 7 बार और 6 बार। इस तरह 2 का भाग जाएगा 3 बार, 8 बार। अगला भी 2 का भाग जा रहा है 19 बार। 19 में केवल 19 का भाग जाएगा एक बार। यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या है? 19 है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 19। क्या हो जाएगा? 19 प्राप्त होगा। यहाँ इसका अभाज्य गुणनखंड का इस महत्व समावर्तक हो जाएगा हमारा एचसीएफ 19। अगला प्रश्न है, वर्त पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वर्त पर स्थित बिंदु से, ये लीजिए वर्त है हमारा, और यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु है, तो इससे क्या कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? हमें पता है यहाँ से एक वर्त पर स्थित एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगला प्रश्न है हमारे पास, कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान कोस 45 के वर्ग करना है, उसका मान क्या होगा? हम जानते हैं कोस 45 का मान क्या होता है? कोस 45 का मान होता है 1/√2, और इसका वर्ग करना है तो वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 प्राप्त होता है। √2 और √2 का गुणा करने पर 2 आता है। इस तरह से कोस 45 का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होता है 1/2। अगला प्रश्न है, वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? ये वर्त है, और मान लीजिए यहाँ वर्त से स्पर्श रेखा खींची जा रही है। इस उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहेंगे? यहाँ पर जो उपनिष्ठ बिंदु है इसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। अगला प्रश्न है, यदि 5 7 9 x का समांतर माध्य 9 हो तो x का मान क्या होगा? इस प्रश्न में हम क्या करेंगे? समांतर माध्य से हम जानते हैं समांतर माध्य राशियों का योग करके उसमें राशियों की संख्या का भाग देते हैं, औसत ज्ञात करते हैं, वही है। तो यहाँ दे रखा है हमें 5 7 9 और x कितनी संख्या है? 1 2 3 और 4 संख्या है। 4 का भाग इनका कह रखा है कि आपका जो समांतर माध्य 9 है। इस तरह से है, इसके हर में 1 लगा देते हैं, वज्र गुणा कर देते हैं। देखो इसको हल करेंगे तो मैं यहाँ
ऊपर लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ मैं 5 7 12, 12 और 9 21, यानी 21 प्लस एक्स बराबर 9 और 4 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 36 माइनस, पक्षांतरण करने पर 36 माइनस 21 हो जाएगा आपका 15, अर्थात एक्स की जगह क्या होना चाहिए 15, तभी हमारा समांतर माध्य इसका 9 आएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न है दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो 7 अंकों का योग 7 आना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक पासा फेंका गया जिस पे 1 आ गया तो दूसरे पासे पर 6 आएगा, तभी तो अंकों का योग 7 आएगा। इस तरह से एक पासा फेंका जिस पे 2 आ गया पहले पे, तो दूसरे पे क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, तभी अंकों का योग 7 होगा। एक पासा फेंका जिस पे 3 आ गया, दूसरे पे क्या आ गया 4 आया, तभी 7 होगा। इस तरह से 4 होने पर दूसरे पे 3 आएगा, 5 होने पर दूसरे पे 2 आएगा और 6 होने पर दूसरे पे 1 आएगा। इसके अलावा हमें कहीं पर भी अंकों का योग है वो 7 प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6 अंक ऐसे परिणाम हैं जिसमें अंकों का योग 7 प्राप्त होता है। और दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो कुल परिणाम कितने होते हैं 36 होते हैं। तो 6/36, अनुकूल घटना बटा कुल घटना, अनुकूल घटना 6 है, 6/36 सरल करने पर 1/6 प्राप्त होता है। अर्थात दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता 1/6 होगी। इस तरह से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो अगले प्रश्न है वो हम अगले कालांश में लेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।